तो देखो, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अब तक सब लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी लिखी होंगी, देखा होगा। इस पे बात कर लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि यूपीएससी में मॉडरेशन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, राइट। कभी कभी जीएस में भी सुनने को मिलता है उनको, बट वहाँ पे मॉडरेशन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बाकी स्टेट में स्किलिंग जैसी चीज़ें सुनने में आ रही थी। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नॉर्मलाइजेशन की भी घटना देखी जाती है। एनटीए भी करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन भी एग्जाम करवाता है। इन सब जगहों पर नॉर्मलाइजेशन देखा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका क्या बेसिस है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हाँ तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इन मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप सभी लोग, या जो पूरी फ्रेटर्निटी है, वो सब चिंतित है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। और लगभग आम राय है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो। और ये अब इसमें कोई द्वैत नहीं बचा है, लगभग सभी की, सबों की एक ही राय है। जब एक ही राय है तो इस पर जानकारी होना ना होना बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है। अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है कोई चीज़, तो फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी कर लेंगे। लेकिन एक पत्र वायरल हो रहा है जिसको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको ट्वीट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर को ट्वीट करने के लिए, या बाकी जगहों पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ट्वीट करने के लिए कहा गया है। तो हम चाहते हैं कि उस पत्र को देख लेते हैं। उसमें कुछ कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करके फिर मैं चैनल पे डाल दे रहा हूँ, आप उनको कर सकते हो। एक दूसरा पत्र भी मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ जो गवर्नर को करना है, क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब जैसे ये जो पत्र पहले से वायरल हो रहा था यहाँ पे, तो मित्रों जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया, पहली चीज़ तो हिंदी अंग्रेजी किसी एक भाषा में या दोनों भाषा में, मैं इसको अंग्रेजी में भी कर दूंगा। अच्छे से थोड़ा ड्राफ्ट रहेगा तो उसका पढ़ने का भी मन करेगा, उसको लगेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट है। थोड़ा सा भाषा से भी पता चलता है किस तरीके का व्यक्तित्व है। एक ही सेकंड, दरवाजा बंद कर। तो जस्ट इसलिए भी क्योंकि आपको एक पेपर हिंदी का भी देना है, उसमें ड्राफ्टिंग भी करनी होती है। अब जैसे इसमें इसने लिखा कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित कराने, मतलब भाषा थोड़ी सहज लग रही है। और फिर सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, हम्म, तो भाषा थोड़ी सी असहज लग रही है। और फिर मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल में मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह से पत्र, मैं सरकारी ऑफिस में इतने दिन से काम करता हूँ, इस तरह से पत्र मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है ना। इस तरह से तो फैमिली में भी पत्र, इनफॉर्मल भी लेटर नहीं लिखा जाता है। फिर मैं यूपीपीएससी परीक्षा, और है ना, आप हिंदी में लिख लो या अंग्रेजी में लिख लो, है ना, इतना क्या, है ना, पढ़ने वाला भी सोचेगा भाई थोड़ा सा ऐसे बिहेव लाइक, उसे आपका व्यक्तित्व दिखता है ना भाई। बारे में चिंता का विषय, चिंता का विषय आपके ध्यान में, मतलब इस पत्र को अगर आप लिख के आओगे एग्जाम में, तो मुझे लग रहा है फिर हिंदी का पेपर भी नहीं पास कर पाओगे। तो इसलिए भी थोड़ी सी चुनौती होती है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, तो क्रिकेट मैच में अपील होता है तो हम, कमेंटेटर कहता है उत्साह में ज़्यादा विश्वास में कम। तो विद्यार्थियों का अधिकतर, भैया म्यूट कर लो आप लोग प्लीज़। विद्यार्थियों का स्वभाव अधिकतर कैसे होता है कि वो, म्यूट कर लो यार। अधिकतर विद्यार्थी कैसे होते हैं, उत्साह में बहुत होते हैं लेकिन होमवर्क कुछ नहीं करते। इस पत्र को किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, या तो ट्वीट कर दिया होगा या नहीं किया होगा। नॉर्मलाइजेशन को समझा भी नहीं होगा, या तो विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। संभवतः सब लोग विरोध ही कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन अच्छी बात नहीं है ना। हो सकता है किसी को फायदा हो जाए, लेकिन गैम्बलिंग जहाँ पे भी है, सब्जेक्टिविटी जहाँ पे भी, वो अच्छी बात नहीं है। मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध ही कर रहा हूँ, लेकिन विरोध करना है। अगर पहली चीज़ तो तबीयत थोड़ी खराब थी, थोड़ा बिजी था, इसलिए इस पर देख नहीं पाया। बट अगर विरोध करना भी है तो अच्छे से होना चाहिए। क्या तरीका है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल सकते हो, नेतृत्व भी करो या काम भी करो, तो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। इस पत्र के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बात करूंगा, कितनी इसमें खामियां हैं। और ये बहुत वायरल हो रहा है, ढेर सारे चैनल से फॉरवर्ड होकर के आ रहा है, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो इसको ठीक से आप लोग मेल करेंगे, आप लोग ट्वीट करेंगे, जो भी करना है। तो संज्ञान में आया है कि यूपीपीएससी परीक्षा 2024 7-8 दिसंबर को कई शिफ्टों में निर्धारित है। पहली चीज़ तो निर्धारित नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ सुझाव दे रहे हैं विनम्रतापूर्वक। जैसे इन्होंने कहा अनुचितता की भावना। अभी क्या अनुचितता की भावना है, आयोग के सचिव को क्या समझेगा।
फिर शेड्यूलिंग संघर्षों की संभावना कम हो जाएगी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं वहाँ पे बैठा होता तो मैं क्या करता, मतलब इसमें एसओपी में कौन से एसओपी में परिवर्तन किया जाएगा, है ना। रेफरेंस दो ना, कौन सा एसओपी है। 10 से 20 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा तो क्या एसओपी बढ़ाने का अधिकार है आयोग को इमीडिएटली ऐसे, या उसके लिए कोई पॉलिसी रिलेटेड इशूज हैं? अगर वो है तो आप लिखो। मानकीकरण किसी भी हाल में नुकसानदायक है, अगर आप कह रहे हो तो बताओ क्यों नुकसानदायक। तो ये बहुत एक थोड़ा सा निराशा होता है, किसी ने क्रिटिसाइज करने की इच्छा नहीं होती, बहुत निराशा होता है। जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया, अगर उसको ये समाचार पहुंचे तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना चाहिए, किसी होशियार आदमी से ड्राफ्ट करवा लेना चाहिए। ऐसे कुछ नहीं करते हैं। जो भी इसमें मुद्दे हैं सब मैंने, ये ऐसे लग रहा है जैसे मतलब गली मोहल्ले की कानूनी दांव पेच, है ना। दाव पेच भी ठीक से नहीं लिख पाया। तो ऐसे मतलब कितना असहज करता है भाषा। एक 15 मिनट पहले मैंने भी शुरू किया, ये 10 मिनट में ड्राफ्ट की गई लेटर है। इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर दूंगा। आप इसको मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। सचिव को लिख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उन्होंने लिखा है मैंने वही रहने दिया है। विषय चेंज किया है थोड़ा सा। यूपीपीसीएस तथा आरओ एआरओ प्रीलिम परीक्षा 2024 में व्याप्त अनिश्चितता तथा 2 तिथियों में संभावित, है ना, एक्सपेक्टेड ही है ना, परीक्षा एवं नॉर्मलाइजेशन से उपजी चिंताओं से अवगत कराना है तथा इस हेतु कुछ आग्रह करना है। उसके संदर्भ में क्या लिख रहे हैं, पहले उनको बता रहे हैं भाई कि यूपीपीसीएस तथा आरओ परीक्षा समूचे प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। संभवतः इसी कारण इसका आयोजन एक संवैधानिक संस्था कर रही है। भाई पब्लिक सर्विस कमीशन संवैधानिक संस्था है। हम सभी एक नागरिक के रूप में तथा एक परीक्षार्थी के रूप में भी राज्य लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान के आर्टिकल 320 के तहत जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका निर्वहन उचित तथा सुचितापूर्ण तरीके से कराने के प्रति आश्वस्त रहें। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उपजी परिस्थितियों, जब से एग्जाम टला है तब से कितना बवाल मचा हुआ है, ने हम सबको न सिर्फ चिंतित किया है, अभी अविश्वास से भी भर दिया है। ठीक, पहले अपना कॉमन कंसर्न तो बताएं भाई, हम चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, फिर बाकी आग्रह कर देंगे। महोदय या महोदया जो भी है, चिंता और अविश्वास के माहौल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम सभी परीक्षार्थियों की सामान्य चिंताएं नीचे बिंदुवार वर्णित हैं। उम्मीद है समय रहते हुए इन्हें संज्ञान में लेकर सार्थक कदम उठाए जाएंगे, जिससे हम सब स्वस्थ मन से चिंता मुक्त होकर तैयारी कर सकेंगे तथा आयोग की भी गरिमा, उसके प्रति विश्वास बनी रहेगी। उसकी भी तो रिस्पेक्ट का ख्याल है ना। इसको अंग्रेजी में भी मैं डाल दूंगा, तो हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, अंग्रेजी वाला भेजना ज़्यादा ठीक रहेगा। आपके पढ़ने के लिए हिंदी में कर दिया। पहला पॉइंट क्या है, सुचिता यानी प्रोबिटी तथा विश्वास, इसके लिए जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, साफ साफ बातें आप नहीं करोगे, तब तक क्या पता चलेगा आप अच्छा कर रहे हो हमारे लिए बुरा कर रहे हो। सकता है अच्छा कर रहे हो पर हमें पता ही नहीं, तो जिसके लिए कर रहे हो उसको तो पता होना चाहिए ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे बोलते हैं। तो सुचिता तथा विश्वास सहित पारदर्शिता आवश्यक है। अतः आयोग से निवेदन है कि सोशल मीडिया में यूपीपीसीएस तथा आरओ प्रीलिम को 2 शिफ्ट में कराए जाने तथा संभावित नॉर्मलाइजेशन पर हो रही व्यापक चर्चा पर स्पष्टीकरण जारी किया जाए। आयोग द्वारा क्लेरिफिकेशन तो जारी करो कि भाई ये सब बकवास है, रविश है, या बोलो कि हाँ कराने वाले हैं, आपका क्या कहना है। फिर लिखा है क्योंकि परीक्षार्थी इस प्रक्रिया के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। भाई आयोग अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, छात्र का अंत में किसके लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं ना। तो अब स्टेक होल्डर सबसे बड़े स्टूडेंट है, उनसे ना पूछा जा रहा है, उनसे सलाह लिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, पता चल रहा है तो भी सोशल मीडिया के द्वारा, और यूट्यूबर्स उस पर वीडियो बना रहे हैं रोज। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सबसे बड़े स्टूडेंट्स ही हैं, उनको तो आप कुछ बता नहीं रहे हो। अतः कोई भी परिवर्तन पर सबसे पहले हम परीक्षार्थियों की राय बिल्कुल लेना ही चाहिए। डेमोक्रेसी है भैया, अपनी मनमर्जी से चलोगे क्या तुम। सुझाव आवश्यक होनी चाहिए। संभावित शिफ्ट में एग्जाम तथा नॉर्मलाइजेशन से क्या नुकसान हो सकता है, न तो इस सहित आयोग द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है, न ही हम छात्रों से कोई राय ली गई है। यानी कि वी आर द लाइन स्टेक होल्डर, वी आर द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ दिस प्रोसेस एंड वी आर नॉट कंसल्टेड इट। तो ये तो डेमोक्रेटिक भी नहीं है, और ये डेमोक्रेटिक तो छोड़ दो, जिम्मेदारी भी नहीं अपनी निभा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कैसे जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर रहे हैं। संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 320 क्या कहता है, जिस तरीके से आर्टिकल 324 कहता है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि कुछ भी हो जाए सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कवर होता है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारा पावर है। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिना किसी कानून के बने हुए, बिना संविधान में वर्णित हुए, फिर भी टेनेबल है, सस्टेनेबल है, और उसको कोर्ट ने भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। तो आर्टिकल 320 क्या कहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस फंक्शन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स
टू द, अब बाकी छोड़ दो, तो ये ड्यूटी होगी, इट शैल विद ड्यूटी, ये मैंडेटरी है, ड्यूटी है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की, कि भाई वो ठीक से एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, उनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बात की गई। तो वो ड्यूटी में फेल हो रहा है अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो मर्जी एक आयोग के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक कार्यालय के अंदर बैठ करके डिसीजन लिया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का भी पालन नहीं कर रहे हैं। और ड्यूटी का मतलब ये है कि आपने ड्यूटी अपने हिसाब से तय कर दी है। जब यहाँ कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी, तो वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो एग्जाम बॉडी जो है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी ड्यूटी में आता है फ्री एंड फेयर एग्जाम। और फ्री एंड फेयर एग्जाम की पहली शर्त है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर कर नहीं रहे हैं, तो फिर आप अपनी ड्यूटी कहाँ से कर रहे हैं? इस पर तो गवर्नर को लिखना चाहिए कि उनसे रिपोर्ट मांगे। क्यों? आर्टिकल 323 भी मेंशन किया है। इसी का हवाला देते हुए हम गवर्नर को भी चिट्ठी लिखेंगे। सिर्फ सचिव को लिखने से काम नहीं चलेगा, चेयरपर्सन को लिखेंगे, गवर्नर को भी लिखेंगे, गवर्नर उनसे रिपोर्ट मांगे इस बारे में, क्योंकि गवर्नर एक पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है और निश्चित तौर पर उस पर दबाव बढ़ेगा तो चीफ मिनिस्टर से भी जवाब मांग सकता है। आर्टिकल 323 क्या कहता है? रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द गवर्नर ऑफ स्टेट अ रिपोर्ट, जो भी व्हाटएवर। तो अपना जो भी कामकाज है, जो भी लेखा जोखा, जो भी ब्यौरा है, साल में एक बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपीएससी को, गवर्नर और प्रेसिडेंट को देना ही होता है। तो यूपीएससी प्रेसिडेंट को दे देती है रिपोर्ट, ठीक है। स्टेट सर्विस कमीशन जो है वो गवर्नर को दे देती है रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण कोई बात है, कोई बहुत चिंता का विषय है, तो गवर्नर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इस आर्टिकल 323 का जो पावर है, इसको यूज कीजिए, इसको एक्सरसाइज कीजिए और यूपीपीसीएस से जवाब मांगिए, उनसे पूछिए कि क्या बदलाव आप ला रहे हैं, और अगर लाने की आपकी कोई योजना भी है तो उस बारे में आपने कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी किया है। और इस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें पहले आ जाती हैं, आप बाद में बताते हैं, और भी कब बताते हैं? 15 दिन पहले। ये ट्रांसपेरेंसी है। और आप कहते हैं ये सब जो है मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, तो फिर मैल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए जो आप कर रहे हैं, उसी की वजह से मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, और इसी वजह से पेपर लीक होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना होने, ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से पूरा प्रोसेस ही एक हिसाब से रिलायबल नहीं रहा है, और इसके लिए हम गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करेंगे। पत्र में फिर से आते हैं। ये देखा गया है कि आयोग कोई भी जानकारी, नोटिस आदि सोशल मीडिया, आयोग की कोई भी जानकारी, नोटिस आदि सोशल मीडिया में पहले ही लीक हो जाती। यदि इन्हें रोका नहीं जा सकता तो बेहतर होगा, भाई नहीं रोका जा सकता, वो कहेंगे पुलिस की जिम्मेदारी है, हम नहीं कर सकते, तो मत रोको। लेकिन क्या बेहतर नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, यूनिवर्सिटी पे पहले से आ रहा है, उसके पहले हम खुद ही पब्लिश कर दें? बीपीएससी कर रहा है ना, बीपीएससी कर रहा है तो कौन सा उसका कंप्रोमाइज हो गया प्रोसेस? बाकी आयोग कर रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। यूपीएससी भी कई बार बता देता है कि भाई ये एक्सपेक्टेड है, इतने समय में ये एक्सपेक्टेड है, नोटिस वगैरह आ जाती है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो बेहतर होगा कि आयोग स्वयं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इसे स्वयं वेबसाइट पर जारी कर दे, ताकि अफवाह, अनिश्चितता के कारण परीक्षार्थियों का समय न खराब हो। उक्त के दृष्टिगत कुछ स्वाभाविक प्रश्न है और आग्रह है। क्या है? जो आमजनों ने डिमांड की थी वही सब मैंने भी शामिल किया है, भाषा बदल दी है थोड़ी सी बेहतर तरीके से। यूपीपीसीएस 2024 तथा आरओ प्रीलिम परीक्षा एक ही शिफ्ट में अति शीघ्र, उन्होंने कहा था दिसंबर में ही करवा लो। हम आयोग पे कैसे दबाव डाल सकते हैं दिसंबर में करवा लो? उनकी, ये तो उनका अपना परव्यू है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सूनर दैन लेटर आप करवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लीजिए। अब वो उनकी इच्छा, अतिशीघ्र आयोजित किया जाए। इस सहित आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज आ रहे हैं, जो पॉलिसी बेस्ड चैलेंजेज आ रहे हैं, उन्होंने एसओपी का जिक्र किया था। एसओपी का रेफरेंस नहीं दिया, कौन सा एसओपी है? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अरे हम सिंपल कह रहे हैं भैया, जो भी पॉलिसी बेस्ड इशूज हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज हैं, उनको आप दूर करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर जॉब ना, आप दूर करो। हम क्यों आपको सलाह दें कि 20 किलोमीटर करो या 200 किलोमीटर करो? जो करना है करो, लेकिन फिक्स इट। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 एग्जाम 1 डे क्यों नहीं हो सकता? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन, मैंने कहा सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो भी चल रहा है, तैर रहा है, कोई आरोप नहीं लगाया। यदि परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण कैसे होगा, किस आधार पर होगा, या होगा ही नहीं? क्योंकि आयोग ने तो बताया नहीं होगा। कैसे होगा? अगर होगा तो किस आधार पर होगा, और अगर नहीं होगा तो होगा या नहीं होगा? यदि हाँ, यदि होगा तो इससे ऑब्जेक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी, फिर परीक्षा मेरिट से ज़्यादा गैम्बलिंग नहीं हो जाएगी? भाई मैं भी भुक्तभोगी हूँ ऑप्शनल का, कि रैंक 53 को सभी विषयों में मुझसे कम मिलते हैं और ऑप्शनल में उसको 300 मिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो गैम्बलिंग है वो किसी के भी हित में है क्या? किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है
किसी को ज़्यादा मिल सकता है तो 2 4 10 को अगर ज़्यादा मिल गया तो जेन्युइन कैंडिडेट का नुकसान भी तो होगा, तो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अन्य एग्जाम का अनुभव भी कुछ ऐसा ही है तथा अच्छा नहीं रहा है। मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनटीए वगैरह का जो हुआ है एग्जाम, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका मैंने फार्मूला देखा। अब वो फार्मूला, जो भी स्टेटिस्टिक का फार्मूला है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, आधे घंटे खराब हो गए समझने में। मुझे लगा इस फार्मूले के हिसाब से अगर होता है तो क्या फ़ायदा होगा बच्चों को, तो पता चला वो फार्मूला ही इसके कुछ कुछ रिजल्ट ऐसे डाल डाल के देखने की कोशिश की गूगल की मदद से, तो रिजल्ट इतना अनसर्टेन है कि आपको कुछ नहीं अंदाजा है कि क्या होगा। परीक्षा हो जाएगा और सब कुछ कंप्यूटर डिसाइड करेगा, तो आपका मेहनत, आपका भाग्य, सब कुछ कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है, वो ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं। सर संभव हो तो उसको बता सकते हैं थोड़ा सा। वो फार्मूला कोई फायदा नहीं, आधे घंटे अगर मुझे समझने में लगा है तो मैं 40 मिनट समझाऊंगा तब समझोगे, और हो सकता है कि एसएससी वाला जो फार्मूला है वो यूपीपीसी ना फॉलो करे, ऐसा भी तो है, तो ऐसा भी तो है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल देता हूँ, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिंपली इतना समझ लो कि मान लो कि अभी नॉर्मलाइजेशन वाले में जब डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ हम वहाँ पे बताते हैं, ठीक। ओके सर, ओके। अन्य एग्जाम का भी अनुभव कुछ ऐसा ही तथा अच्छा नहीं रहा है। यूपी पीसीएस में भी वैकल्पिक विषय हटाने का, अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको ध्यान में रखो, इसको लिखना ही है। यूपी पीसीएस में भी वैकल्पिक विषय हटाने का जो प्रमुख कारण था वो सब्जेक्टिविटी को कम करना ही था। आयोग ने अपनी पीठ थपथपा ली कि देखो भैया, हमने ऑप्शनल हटा दिया, उत्तराखंड ने भी उनको फॉलो कर लिया और कहा चलो वाह, बिहार ने भी कहा चलो हम भी ऑप्शनल हटा रहे हैं, यूपीएससी नहीं हटा रही है बस। तो फिर ये रोल बैक जैसा नहीं होगा क्या? आयोग ने अगर वैकल्पिक विषय हटा दिया, ऑप्शनल हटा दिया, कहा कि सब्जेक्टिविटी कम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी लेके आ रहे हैं, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो आप एक तरफ तो कह रहे हो मेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, तो प्रीलिम में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं रख रहे हो भाई? ये सवाल है। जो कह रहे थे कानूनी दाव पेच, उसको मैंने कहा है लीगल डिस्प्यूट, है ना। तो गंवारों जैसी भाषा नहीं यूज करो, गांव वाली भाषा कुछ भी कह देते हैं लोग, बात करते हैं, तो वैसा नहीं, एक सभ्य, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन की तरह बात करो। तो इससे लीगल डिस्प्यूट की भी संभावना बढ़ेगी, जो किसी के भी हित में नहीं होगा, नहीं प्रतीत होता। छात्रों का जीवन और करियर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। उपरोक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आपसे आग्रह है कि यूपी पीसीएस तथा आरओ प्रीलिम परीक्षा 2024 को अतिशीघ्र एक ही शिफ्ट में आयोजित कराया जाए। किसी भी परिवर्तन या परीक्षा की संभावित तिथि आदि को लेकर पारदर्शिता हेतु वेबसाइट पर सर्वसाधारण को सूचित किया जाए तथा आवश्यक हो तो परीक्षार्थियों की भी राय ली जाए। और आप लोग यूपीपीसीएस आरओ के परीक्षार्थी, ठीक है ना। तो भौदीय में सिर्फ सिविल सेवा के परीक्षार्थी नहीं है, सिविल सेवा की इच्छुक छात्र छात्राएं नहीं है, बल्कि आरओ के लिए भी आप यही आंदोलन चला रहे हो, तो यहाँ पे यूपीपीसीएस और आरओ के परीक्षार्थी हैं दोनों। ये है आपका पत्र, ठीक है। इसको हम लोग आयोग को मेल करेंगे, इसको मैं अंग्रेजी में भी ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ ठीक से, और गवर्नर को एक लेटर भी ड्राफ्ट कर दे रहा हूँ। तो मास लोग इसको फिर, अगर मूवमेंट चला ही रहे हो तो इस वाले पत्र को, इसके अंग्रेजी वर्जन को भी, स्पेशली अंग्रेजी वर्जन को, अगर हिंदी ना समझ में आए, मुझे नहीं पता कि आईएएस जो है, योगेश निखिल से बात कर लो, मैसेज कर लो प्रीलिम ज्वाइन करने के लिए, तो हो सकता है आईएएस ऑफिसर साउथ का हो या उसको हिंदी ना समझती हो, तो हम क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके उसको भेजेंगे, आयोग के चेयरपर्सन को भी भेजेंगे क्योंकि वही सुप्रीम अथॉरिटी है। इसके अलावा गवर्नर को भी बहुत ज़्यादा मेल करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो जो भी लोकल लोग हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल, समझदार लोगों का, नेता लोगों का नहीं, समझदार लोग जो भी इलाहाबाद के हैं, अपने ही स्टूडेंट्स हैं, वो जाएँ। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर बहुत ज़रूरी लगेगी तो मैं भी आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार उनसे अपॉइंटमेंट तो लो, उनसे फिक्स करो अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, एक बार आयोग के चेयरपर्सन से बात करो, उनको बताओ कि भैया ये सारी चिंताएं हैं, और कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो रखो यार। सबसे पहली जो डिमांड है वो ट्रांसपेरेंसी की है, बताते हो नहीं, कुछ कुछ भी करते रहते हो, तो वो सबसे बड़ी चिंता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। देखो, इसके बाद गवर्नर को एक चिट्ठी लिखेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, अब कैसे है मित्र, इसको शॉर्ट में, बहुत लंबा इस पे सेशन नहीं करेंगे, बहुत लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। करना क्या है, देखो मान लो ये आपका कितना है, 7 8 तारीख है प्रपोज ना, कि 8 9 है? 7 और 8। 7 8 है। 7 और 8 सर। तो मान लो 7 और 8 तारीख को एग्जाम हो रहा है, दिसंबर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 को है, ये 8 को, ठीक। अब मान लो ये पेपर बहुत कठिन आ गया, बहुत टफ आ गया, है ना। जैसे अभी आरओ का कोई कह रहा था पेपर टफ है, या मान लो कोई और थोड़ा सा टफ पेपर जैसे यूपीएससी ने दे दिया था 2022 23 में, वैसा कुछ 23 में दे दिया था। 23 वाला। हाँ, यहाँ पे अभी मान लो
कि बच्चों के स्कोर आ रहे हैं कुछ 70, 75, 80, मैक्सिमम 85 क्वेश्चन, है ना, ऐसे मैक्सिमम मान लो 85 बार। इनका जो एवरेज है वो मान लो, मुझे नहीं पता, इसके एवरेज देख लेना, बाद में मत बोलना गणित नहीं आता मुझे। मान लो इनका एवरेज 70 है, 75 है, मान लो 79 है, चलो मान लो। फिर ये 8 तारीख को, 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ और इनका एवरेज स्कोर आ रहा है 90 से शुरू ही हो रहा है, 100, 120 मान लो मैक्सिमम जा रहा है। इनका एवरेज मान लो 110। अब ये पेपर आसान था, ठीक है, आसान पेपर था। इसकी वजह से जो स्कोर थे लोगों के वो ऐसे भर भर के आ रहे थे। हो सकता है इसमें भी कुछ लोगों के कम स्कोर आए हों, 70-75 भी आए हों, बट जो ट्रेंड है, जो एवरेज स्कोर है वो 110 है। इनका जो एवरेज स्कोर है वो 79। आयोग क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करेगा, ओएमआर चेक करेगा, उन सभी का कंप्यूटर वो तो इमीडिएटली वो रिजल्ट आता है कि भाई इतने इतने मार्क्स मिले हैं इतने लोगों के, उनका एवरेज निकालेगा। एवरेज निकाल के मान लो उसको मीन मिला 79 का, इनका एवरेज निकालेगा 110 मिला। आयोग को ये समझ में आ गया कि इनका एवरेज स्कोर जो है वो कम है, इनका एवरेज स्कोर ज़्यादा है। तो आयोग क्या करेगा कि भाई या तो 79 में एक पर्टिकुलर मार्क्स, ठीक, जोड़ देगा ताकि इनको इनके बराबर किया जा सके, या इसमें से एक पर्टिकुलर मार्क्स घटा देगा। अब दिक्कत क्या है ना मित्रों, दिक्कत यह है कि जब आप ऐसा कर रहे हैं, यानी एवरेज मार्क्स में कुछ जोड़ रहे हैं, तब डिपेंड करेगा कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है, और जो एवरेज मार्क्स है उस एवरेज मार्क्स से उसका कितना कम या ज्यादा है। परसेंटेज के हिसाब से जनरली होगा, तो एवरेज मार्क्स से उसके कितने कम या ज्यादा मार्क्स हैं वो निर्भर करेगा। तो जो फार्मूला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, चूंकि एक ही ऐसा फार्मूला है जो पब्लिक में अवेलेबल है, बाकी लोग तो बताते भी नहीं है, उस फार्मूले से ऐसा देखा गया कि कई बार मान लो यहां पे किसी बच्चे को 85 मिला है, तो हो सकता है इसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, है ना। जिस तरीके से फार्मूला लग रहा है इसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, हो सकता है बहुत बढ़ जाए। और जिसको 75 मिला है या 80 मिला है मान लो, हो सकता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। अगर एक्चुअल में एग्जाम होता तो ये 80 पाने वाला, अगर इसको और स्पष्ट करूं मैं, अगर नॉर्मल एग्जाम होता तो इस बच्चे को 80 मिला था, इसको 85 मिला था, कितना डिफरेंस होता, सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस होता। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा तब एवरेज मार्क्स से कितना डिफ्लेक्शन है, 79 से कितना डिफ्लेक्शन है ये देखा जाएगा, पेपर का नेचर कैसा था ये देखा जाएगा, एवरेज मार्क्स लोगों को कितना मिला है ये देखा जाएगा, और ये जो इधर वाला एवरेज मार्क्स है, हायर साइड वाला, उससे एवरेज मार्क्स का कितना डिफ्लेक्शन है, कितना अंतर है वो देखा जाएगा। इन सभी को देखने के बाद फार्मूले में फिट किया जाएगा। तो मैं देख रहा था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो 2019-20 में जो बवाल हो गया था, उसमें एक बच्चे का स्कोर था कुछ मान लो एक्स क्या मान लो, उसको कुछ 70-80 के बीच में मार्क्स थे, और उसको -300 मार्क्स मिला नॉर्मलाइजेशन के बाद। और किसी और को 75 था, उसको कुछ -250 मार्क्स मिला। ऐसे किसी का 51 था, उसको -470 या 417 मार्क्स मिला। यानी कि बच्चों के माइनस में भी मार्क्स गए। जबकि हायर एंड साइड में देखा जाए तो 200 में लोगों को 240 भी मिला, 227 भी मिला, 230 भी मिला। क्यों हुआ होगा? वो इसी फार्मूले की वजह से हुआ कि भाई जनरल एग्जाम होता, नॉर्मल एग्जाम होता तो 5 नंबर का गैप होता, खाली हो सकता है ये पास हो जाता और मेंस में अपना कमाल दिखाता, क्योंकि इसका मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से, फार्मूले की वजह से हो सकता है कि इसका लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा, 5 नंबर से भी ज़्यादा लॉस हो जाए और वो नेगेटिव में चला जाए। तो कहने का अर्थ यह है मित्रों कि कुछ भी हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या फार्मूला यूज करेगा यूपीपीसीएस, मुझे ये भी नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन से किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा। लेकिन जितना थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, क्योंकि 2-3 जगह जहाँ जहाँ नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उनको समझने की कोशिश की, यही समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन से ऑब्जेक्टिविटी प्रभावित होगी, ऑब्जेक्टिविटी लगभग खत्म हो जाएगी। और किसी भी एग्जाम में अगर आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखते हैं तो आपका ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, भरोसा ही नहीं रहेगा। कोई भी विद्यार्थी वैसे फेल हो जाता, पास नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो सारा दोष वो नॉर्मलाइजेशन पे गढ़ देगा, मढ़ देगा। वो कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं बाहर हो गया। इससे आंदोलन होगा, डिस्प्यूट होगा, लीगल डिस्प्यूट भी होने की संभावना है। और उसका जो ट्रस्ट है, उसका जो भरोसा है एग्जाम की प्रोसेस से, एग्जाम की प्रक्रिया से, वो कम हो जाएगा। तो ये सारा जो खेल है वो सब ट्रस्ट का है। भाई हरियाणा में चुनाव हुआ और वहाँ पे एक कॉमन परसेप्शन था कि पहले की जो गवर्नमेंट थी उसको बिना पैसे दिए नौकरी नहीं लगती थी।
तो ये जो परसेप्शन है ना, वो फिर धीरे धीरे आयोग को अपनी प्रतिष्ठा बचाने में, परसेप्शन को दूर करने में बहुत समय लग जाएगा। तो बेटर है कि शुचिता बनी रहे, बेटर है कि ट्रस्ट बना रहे, इसके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सारा खेल जो है वो है गैम्बलिंग को दूर करने में। आपने जितना मेहनत किया उतना सबके लिए समान हो, आपके लिए जो मूल्यांकन का पैमाना हो वो भी औरों के लिए हो, और आप अपने मेहनत के हक का नंबर हासिल करें, यही उद्देश्य होना चाहिए। बाकी पास होना या फेल होना वो तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन उसमें आयोग की किसी प्रक्रियागत कमी का या किसी सब्जेक्टिविटी का या किसी गैम्बलिंग जैसे तरीकों का योगदान नहीं होना चाहिए। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का विरोध होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सबकी मुझे लग रहा है कॉमन कंसेंट है। कोई भी व्यक्ति आज की स्थिति में ये नहीं कह सकता है नॉर्मलाइजेशन उसके लिए अच्छी चीज़ है। तो जो पत्र है उसको अंग्रेजी में भी मैं दे रहा हूँ, हिंदी में अभी तुरंत डाल दे रहा हूँ, उसको लोक सेवा आयोग को, उनकी अथॉरिटीज़ को भेजिए। गवर्नर के लिए दूसरा लेटर में ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ताकि गवर्नर से कहा जा सके कि आर्टिकल 323 जो है उसके तहत आप रिपोर्ट मांगिए आयोग से, और वो रिपोर्ट आप तलब कीजिए। आयोग को पूछिए कि भाई आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हैं, आपने कुछ भी चेंज करना चाहे तो छात्रों से राय क्यों नहीं लिया है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग आयोग के चेयरपर्सन से जाकर के मिलिए, क्योंकि चेयरपर्सन आपका ही प्रतिनिधि है, आपके लिए ही सर्व कर रहा है, आपकी ही सुविधा के लिए काम कर रहा है। चेयरपर्सन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपसे मिल नहीं सकता है, जिससे आप नहीं मिल सकते। अगर आप जाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी बात रखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ सब कुछ कहने का, कन्विंस करने का ही खेल है। अगर उसको ये समझाने में आप समर्थ हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसकी परीक्षा आप ले रहे हैं, वो इस हक में नहीं है। जिस लड़के की आप शादी करा रहे हैं उसको पसंद ही नहीं है दूल्हा या दुल्हन, और आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना भाई। उसकी कंसेंट आप लिए नहीं, उससे आपने बात किया नहीं, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी तय कर दिया। तो हमारे लिए आप काम कर रहे हैं तो हमारे हमसे पूछ करके कीजिए, आप अपनी मर्जी से मत कीजिए। और डेमोक्रेसी में जनता के लिए होती हैं चीज़ें, तो जनता के लिए नहीं है तो क्या मतलब है ना। तो जो भी हम लेटर लिखेंगे उसमें थोड़ा कठोर भाषा यूज करने से बच रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज बात तो सीधी है, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो तो भाई हमसे पूछ के करो, नहीं तो फिर वो एग्ज़ाम तुम ही करा लो, तुम ही आयोग के सारे लोग बैठ जाओ और तुम्हें लोग एग्ज़ाम दे लो, और तुम्हें लोग पास कर लो, तुम्हें लोग नौकरी ले लो, हम नहीं आएंगे फिर। भाई क्या मतलब हुआ फिर, तुम्हारा गेम, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे सब कुछ चेंजेस, ये सब बात। तो ऐसा है भाई। सर बोलो भैया। सर हमारी कुछ प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में भी बताइए, हम बताते हैं। सर जैसे हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं थे आईएएस में, तो पीसीएस का सर हमारे जितने भी क्वेश्चन 60 65 55 60 इससे ज्यादा सही नहीं होते सर। तो सर हम हमारा क्या प्रोसेस है, हम सुबह उठते हैं, फिर पहले टेस्ट सीरीज 2 घंटा रोज सॉल्व करते हैं, फिर शाम को सर उसका एक्सप्लेनेशन शाम को देखते हैं, दिन में फिर अपना लूसेंट पढ़ते हैं और सारी चीजें पढ़ाई करते हैं, घंटा चेक पढ़ते हैं, लेकिन सर हमारे नंबर नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ इसमें, बताओ। सर इसमें हमको ये सलाह दीजिए कि क्या कि हम जो टेस्ट सीरीज रेगुलर सॉल्व करते हैं 2 घंटा, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद हम उसका नोट्स बनाते हैं, क्या ये नोट्स बनाना सही है? क्योंकि इस तरह सब रोज डेली कल से सॉल्व करते हैं, रोज तो नोट्स बनाते हैं, कि केवल हम अपने नोट्स पे ध्यान दे रिवाइज करें वहां से। एक एक वो था, कहावत था बचपन में मैंने पढ़ा था कक्षा 5 की बुक में, कि बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, मुझको हुआ जुकाम, चूहे चाचा चूरन दे दो बिल्कुल हो आराम, चूहा बोला बतलाता हूँ एक दवा बेजोड़, अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल दो तुम छोड़। तो तुम कल से टेस्ट नहीं लगाओगे, तुम्हारे लिए यही मेरी सलाह है। कल से टेस्ट नहीं लगाओगे, बहुत अच्छा फील होगा और तुम पास कर जाओगे, डोंट वरी, नो टेस्ट। सर लेकिन सर ये बता, हमको ये तो बता दीजिए आप कि टेस्ट लगाना, लोग कहते हैं कि टेस्ट लगाने से बहुत इम्प्रूव होता है, नहीं और नहीं, टेस्ट लगाना चाहिए रेगुलर। नहीं, तुम टेस्ट मत लगाओ, क्योंकि जो हथियार चलाने जिसको आता नहीं है वो हथियार क्यों चलाएगा। और फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो क्या करो, यूट्यूब पे मेरा जो है ना ये एडमित्रे का चैनल, उस पे जाओ, टेस्ट सीरीज में सेफ स्कोर कितना है ऐसा कुछ करके है, उस थंबनेल पे मत जाओ, उसमें बहुत अंदर काम की बात की है। मैं फिर से कह रहा हूँ, थंबनेल जो टेक्निकल बंदा है वो इधर उधर का जानबूझ करके डालता है ताकि लोग आए, क्योंकि जनता कैसे है ना, दिखता है वही बिकता है वाला काम चलता है। अदरवाइज अंदर मैं सिर्फ काम की ही बात करता हूँ, मैं बिल्कुल भ्रामक बातें नहीं करता हूँ। तो उसमें जा करके आपको सारे आपके प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएंगे, एक बार देख लो। बोलो। जैसे ये 2021 में आ रही है, इसमें भैया एसडीएम है, तो 23 में उनको आईपीएस मिला, तो मैं भी उनसे मतलब जुड़ा हूँ, तो आपसे जुड़ने से पहले उनसे बात हुई थी। 23 में आईपीएस से ये वो गुर्जर जी तो नहीं है? नहीं अमित कुमार नाम है। अच्छा, वो मेरे मित्र हैं, तो उनका जब वो जनवरी में इंटरव्यू चल रहा था हम साथ में ही थे। वो तो बिहार
नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके, तो उनका फिर आरएएस में हुआ था एसडीएम, फिर हाँ आईआरएस तो पहले से थे, फिर तो मैं आईपीएस मिल गया उनसे उनको। बात किया तो मतलब उनका यूपी में भी हुआ था, एमपी में भी हुआ था। ओके ओके। आपसे जुड़ने से पहले मैं उनसे बात किया हाँ था। फिर। वो बता रहे थे कि जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका सेव होता जाएगा। हम्म। तो सर ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं भी टेस्ट लगाता हूँ धीरे का, मेरा 75 77 कभी 80 के आसपास गया ही नहीं सर। 75 76 ही स्कोर रहता देखो, है सर। हाँ ठीक है, अभिषेक आपकी बात समझ गया। तो पहली चीज़ तो ये कि वो वीडियो देख लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी शॉर्ट में 10-20 सेकंड में बता देता हूँ। टेस्ट लगाना और टेस्ट कैसे लगाना है, उसके बीच अंतर होता है। पहली चीज़ तो यूपीएससी का टेस्ट लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता था पहले 2016 17 18 में जिस तरीके से पेपर आते थे। जब विजन का तो मैं लगाता था, मतलब नहीं, 22 से 23 वो का छोड़, 2 साल लगाया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वो किसका लगा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जी क्या है जी। ना मेरे भाई, कि आप टेस्ट लगाते हैं किस लिए? आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, नंबर वन, कि आपने जो पढ़ा है आपको आता है या नहीं आता है, नंबर वन। नंबर टू, कई बार आप सिली मिस्टेक करते हैं, तो टेस्ट में अगर आप गलतियां नहीं करते हैं या गलतियों से सीख लेते हैं तो आप रियल एग्जाम में गलती नहीं करते हैं, नंबर टू, दूसरा ऑब्जेक्टिव। नंबर थ्री, रिवर्स लर्निंग भी एक तरीका होता है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ा, उन्होंने यूपीएससी के लिए सिर्फ टेस्ट लगाया और वहां से रिवर्स लर्निंग करके उन्होंने पास किया। ठीक है, ये तीन तरीके हैं। दिक्कत की बात कहाँ है? पहला ये है, कुछ लोग पढ़ते नहीं है, टेस्ट लगाने आ जाते हैं। नंबर टू, टेस्ट का सिलेक्शन, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के जो भी है अपने मठाधीश, कि वो टेस्ट इतना कठिन बनाते हैं कि वो जो एक्चुअल जो एग्जाम है उसके इर्द गिर्द कहीं होता ही नहीं है। यानी कि वो बिल्कुल दूर से एक्सो प्लैनेट, किसी दूसरे ग्रह की ही चीजें पूछते हैं और बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों का एक तो आकर्षण बढ़ता है उसके लिए, उनको लगता है तो बहुत महान टेस्ट है, लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अच्छा टेस्ट वही होता है जो रियल एग्जाम के अनुकूल है। अपने पास, मैं मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, 2-4 टेस्ट उठा करके ऐसे ही सॉल्व कर लो, मैं तुमको भेज देता हूँ, मुझे मैसेज करो कि नहीं भाई। मैं देखा हूँ सर, आपका तो टेस्ट हमने देखा है। उसमें जो है मतलब कि जो चीजें कॉमन है हर जगह पूछी जाती है वही है आपके टेस्ट तो में। टेस्ट कैसे है, मैंने जो, एनालाइज हाँ, किया हूँ। जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के स्टैंडर्ड का, पीवाईक्यू के आसपास जो कॉन्सेप्ट है, जैसे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई एक सवाल पूछा गया तो उसके 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को मिला के एक क्वेश्चन में डाल दो और उसके आजू बाजू में जो सवाल बन सकते हैं उस पर एक क्वेश्चन बना लो, खत्म हो गया। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो थ्योरी में। तो कहने का अर्थ यह है कि टेस्ट सीरीज बहुत कठिन बना करके अगर आपके एग्जाम में वो काम ही ना आ पाए तो उसका क्या मतलब है? अंत में टेस्ट सीरीज आपके भलाई के लिए, आपके हित के लिए है, और अगर वो काम नहीं आ पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं, वैसे सर हमें हमको तो ये भी लगता है जैसे कोई भी एक सिंगल टेस्ट उठाते हैं तो उसका किसी न किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ झुकाव बना रहता है, हर टेस्ट का अलग अलग, इसीलिए भी स्कोर कम होते हैं सर। ठीक है, तो इसीलिए सेक्शनल जो टेस्ट हैं, ऑब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वो अच्छे होते हैं। अपने एडमेत्रे में एक भी फुल लेंथ टेस्ट नहीं कराया गया। अब तक 34 टेस्ट लगभग हो चुके हैं, वो सब टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट का आधार ही, उद्देश्य यही है कि आप सीख सकें, लर्न कर सकें। जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसका नुकसान क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस तो 2 घंटे में हो जाती है, लेकिन फिर आप सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसमें पता लगा करंट अफेयर किसी का अच्छा है तो करंट अफेयर ज्यादा भर दिया, ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी ज्यादा भर दिया। तो अगर सीखना है तो सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। दूसरा, लर्निंग पे जाओ, उससे आपने क्या सीखा ये महत्वपूर्ण है, बजाय स्कोर कितना है। एक ही एग्जांपल बार बार देता हूं, 2022 और 23 में तो मैंने कोई टेस्ट सॉल्व नहीं किया था। 22 वाले यूपीएससी अटेम्प्ट में मुझे 33-34 नंबर विजन के अभ्यास में मिले थे, और मेरे स्टूडेंट को जिनको मैं पढ़ाता था उनके 80 मिले थे, फिर भी मेरे स्कोर 100+ आए। तो कहने का अर्थ यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट के लिए कोई तनाव ही लो ही मत। टेस्ट सबसे बड़ा फ्रॉड है, बार बार कह रहा हूँ। टेस्ट सीरीज से बड़ा फ्रॉड इस धरती पे कुछ नहीं।